MCQ नंबर 23 द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 50 माइक्रो जाउल। वर्क फंक्शन आपको गिवन है, हैविंग ऑफ वेवलेंथ, आपको वेवलेंथ भी कितनी गिवन है 6000 एंगस्ट्रॉम। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज। अब सिंपल एमसीक्यूज है, आपने सिंपल मैंने अभी इससे पिछले एमसीक्यूज में कौन सा एमसीक्यूज था, एमसीक्यूज नंबर 22 में मैंने आपको बताया कि आइंस्टाइन का आपने जो यहाँ पर मैंने आइंस्टाइन का जो एक रिलेशन बताया था, आइंस्टाइन पर उसने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या क्या एक्सप्लेन किया था, उसने एक इक्वेशन दिया, एक रिलेशन दिया। वो रिलेशन क्या था, मैंने 4-5 फॉर्म में उसको लिखा था, तो मैं एक फॉर्म यहाँ पर लिख रहा हूँ जो यहाँ पर हमें जरूरत है। तो वहाँ पर मैंने बताया कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, मैंने बताया कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या बताया, एनर्जी, या एनर्जी की जगह HF आप भी लिख सकते हो, सही है, एनर्जी माइनस क्या बताया था मैंने, वर्क फंक्शन। क्या बताया था, वर्क फंक्शन। अभी मैंने आपको बताया था ये। तो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, आपको वेवलेंथ गिवन है साथ में, और क्या गिवन है, वर्क फंक्शन गिवन है। तो वर्क फंक्शन तो ये क्या है आपके साथ, वर्क फंक्शन। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आपने फाइंड करनी है। काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू, एनर्जी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एच, एनर्जी किसके इक्वल है, HF, सही है, HF के इक्वल है, यानी E इज इक्वल टू HF, सही है। अब F की जगह मैंने आपको बताया कि V इज इक्वल टू C इज इक्वल टू F लैम्डा, सही। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, V। यहाँ पर आपने पढ़ा था कि V इज इक्वल टू F लैम्डा, मगर यहाँ पर मैं V स्पीड की जगह क्या लिख रहा हूँ, C, क्योंकि यहाँ पर जो फोटोन है सारे, गामा रेज, एक्सरेज, जो भी रेडिएशन हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हैं। तो इसलिए वहाँ पर हम उसकी स्पीड क्या लेते हैं, V की बजाय C लेते हैं। तो इसलिए C इज इक्वल टू F लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल आ गया, C डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो सिंपल यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की जगह क्या पुट कर देना, C डिवाइडेड बाई लैम्डा, C डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो इसलिए एनर्जी इज इक्वल टू HC डिवाइडेड बाय लैम्डा, या एनर्जी इज इक्वल टू HF, तो कुछ भी आप लिख सकते हो। तो अब हमें ये रिलेशन रिक्वायर्ड, मैं ये रिलेशन एनर्जी का लिखूंगा, HC डिवाइडेड बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। सिंपल यहाँ पर HC की वैल्यू पुट करो, लैम्डा की वैल्यू पुट करो, और वर्क फंक्शन की वैल्यू पुट करो, तो आपके साथ वैल्यू आ जाएगी, सही है। सिंपल यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू आपके साथ, सही है। ये फार्मूला आपने याद रखना है, लैम्डा इज इक्वल टू 12375 डिवाइडेड बाय वर्क फंक्शन। ये अभी यूज नहीं होगा, सेकंड एमसीक्यूज में यूज होगा, तो इसलिए इसको आपने अभी इसमें इंक्लूड नहीं है, सही है। तो ये अलग फार्मूला है। काइनेटिक एनर्जी मैक्स, अब H की वैल्यू आपके साथ प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 34 मल्टीप्लाई बाय C की वैल्यू क्या है, स्पीड ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर प्लस 8, सही है, डिवाइडेड बाय लैम्डा की वैल्यू आपके साथ क्या है 6000 एंगस्ट्रॉम, सही है। 6 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल है, मैंने आपको पहले बताया एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल है, 10 की पावर माइनस 10। तो इसलिए मैं एंगस्ट्रॉम की जगह क्या लिख रहा हूँ, 10 की पावर माइनस 10, सही है। तो यहाँ पर इसको अभी मैं मिटा रहा हूँ, सही है। इस फार्मूले को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मिटा रहा हूँ, यहाँ पर ऊपर लिख रहा हूँ 12375 डिवाइडेड बाई क्या लिखा मैंने नीचे, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू लैम्डा। ये फार्मूला आपने अभी यूज नहीं करना है, इसको आपने सिंपल यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, सही है। अभी इसको आपने नहीं देखना है, सही है। ये सेकंड एमसीक्यू में एक्सप्लेन करूंगा। तो सिंपल यहाँ पर एंगस्ट्रॉम माइनस यहाँ पर वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या है 50 माइक्रोजूल। तो 50 माइक्रो किसके इक्वल है, 10 की पावर माइनस 6, सही है। तो अब यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन कर दो, सही है। यहाँ पर 1 2 3 3 0 है ना, तो यहाँ पर जब मैं यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर मौजूद है ना, तो जब मैं पॉइंट को यहाँ पर मूव करूंगा ना, तो 3 10 की पावर प्लस 3 होगा, सही है। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर प्लस 3, तो इसलिए मैं 3 0 को रिमूव करता हूँ, 10 की पावर प्लस 3 लिखता हूँ, यहाँ पर 10 की पावर प्लस 3 लिखता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैंने क्या लिख लिया 10 की पावर प्लस 3, तो यहाँ पर 10 की पावर माइनस 10, तो प्लस 3 माइनस 10, तो मैं डायरेक्ट हल कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या बन जाएगा -7 बन जाएगा, सही है। क्या बन जाएगा -7, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7, ताकि कैलकुलेशन आसान बन जाए, सही है। तो यहाँ पर ये 6 और 6.6 अप्रोक्सीमेशन से हल करो, 6 को 6.6 से क्या करो, कैंसिल करो, सही है। अप्रोक्सीमेशन से हम हल कर रहे हैं, सही है। यहाँ पर सिंपल आपके साथ क्या बच गया 10 की पावर -7 -34 और 8, सही है। अब यहाँ पर आपको आंसर क्या मौजूद, आंसर जाउल्स में मौजूद। तो सिंपल यहाँ पर 3 को 50 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 15, सही है 15, और यहाँ पर क्या है 50 है, 15 ये क्या है 50, तो यहाँ पर 150 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाई 10 पावर क्या है -34, फिर +8, ये है +8, फिर क्या है -6, और ये पावर ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी +7। तो -34 -6, पहले माइनस वाले को ऐड करो, फिर +7 +8, तो ऑलमोस्ट आपके साथ आंसर क्या आ रहा है -34 -6 फिर +8 माइनस, आपके साथ क्या आएगा 150 मल्टीप्लाई बाई, आपके साथ एनर्जी किस में आ रहा है, अपने जॉज में आ रहा है। तो आंसर आपके साथ क्या आ रहा है 34 -6, पहले इन दोनों को माइनस को ऐड करो, फिर +8 -7, आपके साथ आंसर क्या आ रहा है 10 की पावर -32।
सही, आप ऐड कर दो। तो यहाँ पर 150 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 32 जॉल्स। अब ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में सारे पॉइंट पे माने, तो इसलिए मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, पॉइंट यहाँ पर मौजूद है ना 150, ये क्या है 150, तो पॉइंट यहाँ पर मौजूद है, तो पॉइंट को मैं यहाँ पर मूव करता हूँ। तो सिंपल आंसर क्या बन जाएगा, आंसर 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 30, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस क्या आ जाएगा, माइनस 30 जॉल। ये आपके साथ क्या बन गया आंसर। बहुत आसान से कैलकुलेशन है, सिर्फ आपने रिलेशन यूज करना, रिलेशन को याद करना है। ऑप्शन 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर नो प्लस 30 नहीं, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 30 जॉल। ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। अब इसके बाद एमसीक्यू नंबर 24, द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपके साथ वर्क फंक्शन कितना गिवन है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थ्रेश होल्ड वेवलेंथ विल बी, आपने क्या बताना है कि वहां पर थ्रेश होल्ड वेवलेंथ क्या होगी। तो सिंपल, अब इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको आप नोट भी कर सकते हो, इस एमसीक्यूज का सोल्यूशन। सही है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, यहां पर आप सिंपल आपसे क्या पूछा, थ्रेश होल्ड वेवलेंथ। आप मैंने आपको बताया वर्क फंक्शन किसके इक्वल है, सिंपल वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच एफ नोड। एफ नोड का मतलब कि ये थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है, थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है किसी भी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को क्या करने, फ्री करने के लिए, मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इजेक्ट करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी हमें रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। इसी तरह थ्रेश होल्ड वेवलेंथ भी है। सही है। तो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच एफ नोड। तो यहां पर एच एफ नोड, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाई लेमडा। सही है, क्योंकि एच एफ नोड फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल है, सी डिवाइडेड बाई लेमडा। और यहाँ पर ये जो लेमडा आ रहा है, वेवलेंथ आ रहा है, ये क्या है, थ्रेश होल्ड वेवलेंथ। तो मैंने ये वेवलेंथ फाइंड करना है, तो सिंपल यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वेवलेंथ इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, वर्क फंक्शन, सी वर्क फंक्शन। अब यहाँ पर मैंने एक शॉर्टकट लिखा है, 2 शॉर्टकट मैंने पहले बताया, अब तीसरा शॉर्टकट है कि वेवलेंथ इज इक्वल टू 12, मतलब क्या है 12375 डिवाइडेड बाई वर्क फंक्शन। अब ये शॉर्टकट आपने क्या करना है, याद करना है, 12375 डिवाइडेड बाय वर्क फंक्शन। अगर आपको क्या वेवलेंथ क्या हो, वेवलेंथ किस में फाइंड करना हो, एंगस्ट्रम में फाइंड करना हो, वेवलेंथ याद करना। वेवलेंथ ये शॉर्टकट कब यूज होगा, इसकी कुछ लिमिटेशन है। अगर वेवलेंथ क्या हो, आपने वेवलेंथ किस में फाइंड करना हो, एंगस्ट्रम में फाइंड करना, और वर्क फंक्शन आपको क्या हो, वर्क फंक्शन किस में गिवन हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, तब ये आप क्या करो, शॉर्टकट यूज करो, डायरेक्ट आपके साथ आंसर किस में आएगा, जो वेवलेंथ की वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, एंगस्ट्रम में आएगी। या अगर आपको वेवलेंथ, इस एमसीक्यूज में क्या था, वेवलेंथ गिवन था, आपने वर्क फंक्शन फाइंड करना था, वेवलेंथ किस में गिवन था, एंगस्ट्रम में गिवन था, और आपने वर्क फंक्शन फाइंड करना है, तो आपके साथ जो वर्क फंक्शन की आंसर आएगा, वर्क फंक्शन का जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। वरना अगर आप शॉर्टकट को याद नहीं करते हो तो सिंपल वेवलेंथ इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाय वर्क फंक्शन। तो यहां पर आप इसको फाइंड करो, पहले यहां से आप भी क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, आपके साथ आंसर आएगा। सही, वरना शॉर्टकट तो बहुत आसान है, कैलकुलेशन इजी हो जाती। तो इसलिए मैं शॉर्टकट को यूज कर रहा हूं। लेमडा इज इक्वल टू 12375, सॉरी 12375, मैंने 73 लिख लिया, 12375 डिवाइडेड बाय सी डिवाइडेड बाय क्या, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या है आपके साथ, द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सिंपल यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अभी लिखना है, यहाँ पर क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पर जो आप इन दोनों को डिवाइड करो, आपके साथ जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, वेवलेंथ किस में आएगी, एंगस्ट्रम में आएगी, और ऑप्शन में भी सारा वेवलेंथ एंगस्ट्रम में गिवन। तो बहुत आसान, कितना जल्दी होगा, सिंपल 2 1 2, यहाँ पर मैं मार्कर चेंज करता हूँ, 2 1 2, यहाँ पर सिंपल 2 6 12। तो आपके साथ अप्रोक्सीमेशन से मैं आंसर बाहर कर रहा हूँ, यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, 6 में, मतलब 6000 में आ रहा है। बाकी आप डिवाइड भी कर सकते हो, सही 2 से डिवाइड कर सकते हो, से 12375, तो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, आप अप्रोक्सीमेशन से हल करते हो। मैंने पहला डिजिट क्या किया, 2 1 2, 2 6 12, यहाँ पर फिर क्या आएगा, 2 1 2, सही है, 3 क्या है, एक उसको देते हो, 2 8 16 यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बच गया, एक बच गया, एक और उसको देते हो, 2 8 क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 2 7 14। तो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेशन से आपके साथ आंसर क्या आ रहा है, 6187। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो 6187, हालांकि अप्रोक्सीमेशन से क्या आ रहा है, आप यहाँ पर 0.5 भी यहाँ पर आ जाएगा, 0.5 से 0.5 अप्रोक्सीमेशन से हल करोगे तो 6187.5। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, एंगस्ट्रम में आ रहा है, ये वेवलेंथ किस में आ रहा है, एंगस्ट्रम में, 6187.5 एंगस्ट्रम। आपके साथ वेवलेंथ क्या गया, एंगस्ट्रम। तो शॉर्टकट कितना आसान था, अगर आपने वेवलेंथ एंगस्ट्रम में फाइंड करना हो और वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन हो तो सिंपल 12375 डिवाइडेड बाय वर्क फंक्शन, तो आप डिवाइड करो तो आपके साथ आंसर आएगा। या इसका उलट भी हो सकता है, अगर आपको वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन था, सही है,
आपने क्या, सॉरी, अगर आपको लेमडा क्या था, एंगस्ट्रम में गिवन था, और आपने वर्क फंक्शन फाइंड करना है और वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही फाइंड करना है, तो सिंपल यहाँ वेव क्या करो, यहाँ पर ये शॉर्टकट यूज करो, 12375 डिवाइडेड बाय लेमडा इन एंगस्ट्रम, आपके साथ वर्क फंक्शन किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। अगर आप शॉर्टकट यूज नहीं करते हो तो सिंपल ये फार्मूला फिर वर्क फंक्शन का आप यूज भी कर सकते हो। तो इसके साथ ऑप्शन क्या था, ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है, 6187 एंगस्ट्रम। अब स्किल नंबर 25, फोटो इलेक्ट्रिक सेल हैज अ फंक्शन। ये तो सिंपल आपका बुक के लिए वर्डिंग क्या, फोटो इलेक्ट्रिक सेल का जो फंक्शन क्या है, सिंपल वहां पर लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना है, लाइट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। यहां पर आप एनर्जी भी लिख देना। इसका नंबर एमसीक्यूज नंबर 26, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग। यहाँ पर क्या लिखा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। आप क्या कर सकते हो, जो मेटल सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, वो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, वो आप क्या कर सकते हो, आप उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर सकते हो। किस तरह, किस चीज को इंक्रीज करते हुए, याद रखना, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, इलेक्ट्रॉन इजेक्शन, डी में आर। यहाँ पर मैं आपको एक और रिलेशन बता रहा हूँ, याद रखना कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है, वो इंटेंसिटी पर कभी भी डिपेंड नहीं करती। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी, वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। तो इसलिए याद रखना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। सही है। अगर आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या करोगे, फोटो इलेक्ट्रॉन की बढ़ाना चाहते हो, तो सिंपल वहां पर फ्रीक्वेंसी को क्या करो, इंक्रीज कर दो। तो इसका ऑप्शन क्या है, ए। अगर यहाँ पर ऑप्शन एमसीक्यूज चेंज आता है, चेंज भी आ सकता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट। किस चीज पर इंडिपेंडेंट है, मतलब किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करता। फिर क्या ऑप्शन बनता है, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। इंटेंसिटी ऑफ द लाइट पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंट। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 27, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग। अब यहाँ पर एक और है, अब यहाँ पर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, सिंपल फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग। जो मेटल सरफेस है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो आपने पढ़ा है, वहां पर जो एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट मेटल सरफेस पर फॉल करते हैं, वहां से क्या निकलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। तो वहां पर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। आप उस नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज कर सकते हो जो इस मेटल सरफेस से क्या है निकल रहे, किस चीज को इंक्रीज करते हुए, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी, वेवलेंथ। यहां पर ऑप्शन क्या बनेगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो एक और रिलेशन आपके साथ आ गया कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, सही, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसको मैं सिंपल आई लिख रहा हूं। तो आपके साथ एक और रिलेशन आ गया, क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज कर सकते हो। किस चीज को इंक्रीज करते हुए, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज करते हुए। अगर ये एमसीक्यूज चेंज आता, सही, किस तरह चेंज आता है कि द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस इज इंडिपेंडेंट। किस चीज पर डिपेंड नहीं करता, फिर याद रखना, फिर वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता। तो इसलिए नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो मेटल सरफेस से निकल रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करते। सही है। वो किस चीज पर डिपेंड करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जिस तरह मैंने एमसीक्यू नंबर 26 में बताया कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन किस चीज पर डिपेंड नहीं करते, इंटेंसिटी पर। इसी तरह नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो मेटल सरफेस से निकल रहे हैं वो किस चीज पर इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं करता है, वो फ्रीक्वेंसी पर। तो चेंज भी आ सकता है। सही है। तो इसलिए आपने याद करना, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन किस चीज पर डिपेंड कर रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और डायरेक्ट रिलेशन भी। इसी तरह मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन किस चीज पर डिपेंड कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी पर। सही है। एमसीक्यू नंबर 28, मोमेंटम ऑफ जीरो रेस्ट मास पार्टिकल इज। मोमेंटम ऑफ जीरो रेस्ट मास पार्टिकल, मैंने आपको बताया कि फोटोन क्या है, फोटोन की जो रेस्ट मास है वो क्या है, जीरो। अब यहां पर सिंपल आपको इनडायरेक्टली बताया कि रेस्ट मास पार्टिकल इज। आप यहां पर जीरो रेस्ट मास पार्टिकल आपके साथ क्या है, इस तरह भी एमसीक्यूज आ सकता है कि जीरो रेस्ट मास पार्टिकल इज। तो सिंपल जीरो रेस्ट मास पार्टिकल क्या है, फोटोन है। यानी यहां पर लोग क्या है, जीरो को देकर ऑप्शन क्या करते हैं कि यहां पर जीरो रेस्ट मास, अगर यहां पर मैं ऑप्शन ई क्या देता, यहाँ पर जीरो लिखता, तो यहाँ पर क्या लिखता है, जीरो। तो कुछ स्टूडेंट जीरो की तरफ चले जाते क्योंकि मैंने क्या लिखा है, मोमेंटम ऑफ जीरो रेस्ट मास पार्टिकल। जीरो को देखकर वो क्या है, कंफ्यूज होते हैं कि जीरो रेस्ट मास पार्टिकल जिसकी मोमेंट क्या हो, जीरो रेस्ट मास हो, तो उसकी मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा। नहीं, अगर आप फोटोन करेगा, अगर फोटोन मूव करेगा, याद रखना उसको हम वर्चुअल मास कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्चुअल मास या काइनेटिक मास। तब उसका मास होगा,
तब क्या होगा, फोटोन का मास होगा, कब होगा, जब वो मूव कर रहा होगा, जिसको हम वर्चुअल मास भी कहते हैं या काइनेटिक मास भी कहते हैं या इफेक्टिव मास भी कहते हैं। सही, मगर अगर फोटोन क्या था, रेस्ट पर था, तो फिर उसका क्या होगा, मास क्या होगा, जीरो होगा। अगर फोटोन रेस्ट पर था तो फिर उसका मास क्या होगा, जीरो होगा। तो इसलिए आपसे पूछा कि फोटोन का मोमेंटम क्या होगा। सिंपल, ऑप्शन ए में क्या लिखा है, मोमेंटम इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय लैम्डा। ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपने फोटोन का क्या मालूम करना है, मोमेंटम मालूम करना, तो मोमेंटम इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय लैम्डा। आप सेकंड ऑप्शन में मोमेंटम इज इक्वल टू hf डिवाइडेड बाय लैम्डा, बिल्कुल ऑप्शन बी भी क्या है, करेक्ट है। मैंने आपको बताया कि v इज इक्वल टू एफ लेमडा। अब यहाँ पर हम फोटोन की बात करें तो हम स्पीड की जगह क्या लिखते हैं, c। यहाँ पर क्या है, लेमडा। तो लेमडा किसके इक्वल है, c डिवाइडेड बाय f। तो यहाँ पर क्या है, मैं लेमडा की जगह क्या लिख सकता हूँ, c डिवाइडेड बाय f। लेट सपोज अगर मैं लेमडा की जगह क्या लिख रहा हूँ, मैं आपको समझाने के लिए, इसको छोड़ो, इसको यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, मोमेंटम इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय लेमडा की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, c डिवाइडेड बाय f। f यहाँ पर नीचे डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, c, तो c HF डिवाइडेड बाई सी। तो इसलिए ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट हो। तो ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट होगा ऑप्शन बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। जबकि ऑप्शन डी HC डिवाइडेड बाई लेमडा, ऑप्शन डी कब करेक्ट होगा, याद रखना। अगर मैं यहाँ पर क्या लिखता है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, मोमेंटम ऑफ जीरो रेस्ट मास पार्टिकल इज, मैंने मोमेंटम का बताया क्या, फोटोन का मोमेंटम आप किस तरह फाइंड कर सकते हो, किस रिलेशन से फाइंड कर सकते हो, इस रिलेशन से भी फाइंड कर सकते हो, इस रिलेशन से भी फाइंड कर सकते हो। अगर आपको वेवलेंथ गिवन था, आपसे फोटोन का मोमेंटम पूछा है तो ये रिलेशन यूज करो। अगर आपको फोटोन की फ्रीक्वेंसी गिवन था, आपने फोटोन का मोमेंटम फाइंड करना है तो ये रिलेशन यूज करो। दोनों क्या है, सेम है, सिंपल क्या है, कन्वर्जन। अगर आपको क्या लिखा होता, मोमेंटम की जगह क्या लिखा था, एनर्जी, क्या लिखता है, एनर्जी, क्या लिखता है, एनर्जी ऑफ जीरो रेस्ट मास पार्टिकल इज। अगर आपसे पूछता है कि फोटोन की एनर्जी, या इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछा है कि एनर्जी ऑफ जीरो रेस्ट मास पार्टिकल इज, फिर ऑप्शन क्या था, ऑप्शन डी करेक्ट होता। फिर क्या ऑप्शन करेक्ट होता, ऑप्शन डी करेक्ट होता। फिर क्या ऑप्शन करेक्ट होता, ऑप्शन डी, क्योंकि आप जीरो रेस्ट मास पार्टिकल की एनर्जी किस तरह फाइंड कर सकते हो, मतलब फोटोन की एफ किसके इक्वल है, एफ मैंने आपको बताया एफ किसके इक्वल है, सी डिवाइडेड बाय लैम्डा। इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो एफ किसके इक्वल है, सी डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो इसलिए मैं इस फार्मूले को इस तरह भी लिख सकता हूँ, HC डिवाइडेड बाय लैम्डा सी। तो तब अगर आपसे पूछता है एनर्जी ऑफ जीरो रेस्ट मास पार्टिकल, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, फिर ऑप्शन डी करेक्ट होता। मगर यहाँ पर पूछ रहा है मोमेंटम ऑफ जीरो रेस्ट मास पार्टिकल, तो इसलिए फिर ऑप्शन ए या बी दोनों ही करेक्ट है, बोथ ए एंड सी। तो इसलिए आपसे एनर्जी भी पूछा जा सकता है, मोमेंटम भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए मैंने हर एमसीक्यूज के पैरेलल आपके साथ एक दो और एमसीक्यूज भी डिस्कस करता हूं। तो इसलिए मोमेंटम एनर्जी, जिस तरह यहाँ पर मैंने मोमेंटम और एनर्जी का बताया, तो हर एमसीक्यूज के साथ मैं पैरेलल एमसीक्यूज भी बताता हूँ। उस तरह चेंज भी आ सकते हैं, मुख्तलिफ भी आ सकते हैं। तो इसलिए आप कुछ एमसीक्यूज में जुबानी बताता हूँ, कुछ एमसीक्यूज यहाँ पर रिटर्न होते हैं, तो आप सबको नोट कर सकते हो। ये तमाम पास्ट पेपर के एमसीक्यूज भी यहाँ पर बहुत सारे इंक्लूड है, पीएमसी के एमसीक्यूज भी इंक्लूड है, यूएचएस के एमसीक्यूज भी इंक्लूड है, फास्ट पेपर के बहुत सारे एमसीक्यूज, बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी इंक्लूड है। तो इसलिए आप इसको नोट भी कर सकते हो। मैं साइड पे हो जाता हूँ, इसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।